ये आर्यन इन्वेजन थियरी आ गई। अब इसको काउंटर करने के लिए अलग अलग इंडियन नेशनलिस्ट थे, अलग अलग इंडियन स्कॉलर्स थे, उन्होंने इस थियरी को काउंटर करने के लिए अपना पक्ष रखा। तो उसमें से एक जो थे आपके जो इंडियन नेशनलिस्ट थे वो थे जीएस घुरे। जो सोशियोलॉजी पढ़ते हैं उसमें स्पेशली ये है। जीएस घुरे एक सोशियोलॉजिस्ट भी थे। वो बोलते हैं कि आर्यंस का इन्वेजन नहीं हुआ, उनका माइग्रेशन हुआ है। दोनों के बीच में काफी बड़ा डिफरेंस है। इन्वेजन नहीं हुआ, माइग्रेशन हुआ है। सेकंड ये बोलते हैं कि आपके जो अगर इन्वेजन हुआ होता, इनके साथ साथ अलग अलग स्कॉलर्स हैं वो भी बोलेंगे, हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट ने भी ये पक्ष रखा है कि अगर इन्वेजन हुआ होता तो आपको लार्ज स्केल पे वेपन्स मिलते। हम इनके साथ ग्रुप कर देते हैं इंडियन नेशनलिस्ट को भी। इनका क्रिटिसिज्म था, जो इन्होंने आपके जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने जो रेस थियरी ऑफ कास्ट दी उसको क्रिटिसाइज किया। तो इनका क्रिटिसिज्म हम अलग से पढ़ेंगे, अभी देखेंगे थोड़ी देर में। हम अलग अलग फैक्टर्स देखते हैं। तो ये है नेशनलिस्ट का क्रिटिसिज्म। जो राष्ट्रवादी उन्होंने क्रिटिसाइज किया कि आर्यंस का इन्वेजन नहीं हुआ है, माइग्रेशन हुआ है। दोनों के बीच में डिफरेंस है, हमले में और माइग्रेट करने में। आज के टाइम पे भी हम देखते हैं कि लोग अलग अलग जगह पे मूव करते हैं, माइग्रेट करते हैं इन सर्च ऑफ बेटर अपॉर्चुनिटीज, इन सर्च ऑफ बेटर जॉब्स। सो दैट डज नॉट मीन दैट दे आर इन्वेडिंग दैट पर्टिकुलर प्लेस। सेकंडली बोलते हैं, हिस्टोरियंस बोलते हैं कि अगर इन्वेजन हुआ होता तो लार्ज स्केल पे वारफेयर हुआ होता, वारफेयर हुआ तो स्लॉटर हुआ होता लार्ज स्केल पे, मैसेकर हुआ होता लार्ज स्केल पे। लेकिन आपको कोई भी लार्ज अमाउंट में वेपन्स नहीं मिले हैं, लार्ज अमाउंट में आपकी डेड बॉडीज नहीं मिली हैं जो ये डिपिक्ट कर सके कि आपका लार्ज स्केल मैसेकर हुआ है। ठीक, जब वारफेयर होगा तो डेड बॉडीज ऐसे होंगी कि जो स्केलेटन्स है वो कंटेम्परेरी टाइम्स तक सर्वाइव कर जाएंगी। और जब किसी का वारफेयर होगा उस टाइम पे इन बॉडीज के आसपास, इन बॉडीज के क्लस्टर में ही आपका वेपन्स भी मिलेंगे, स्वॉर्ड्स मिलेंगी डेड बॉडीज के साथ साथ। ये जो क्लस्टर ये देखते हैं, साथ साथ स्कल्स और बोन्स मिलेंगी, साथ साथ आपका आर्मर्स भी मिलेंगे। तो ये जो तीन चीजें ये क्लस्टर में कहीं नहीं पाई गई हैं, तो इसका कहीं ना कहीं ये इस थियरी को निगेट करता है आर्ग्यूमेंट। तीसरा आर्ग्यूमेंट ये है कि ये जो इन्होंने बैटल डिपिक्ट किया है वो किया है आर्यंस वर्सेस नॉन आर्यंस का। आर्यंस वर्सेस नॉन आर्यंस का। लेकिन ये जो प्रोपोनेंट्स ये बोलते हैं खाली आर्यंस वर्सेस नॉन आर्यंस की फाइट नहीं हुई, आर्यंस वर्सेस नॉन आर्यंस के बीच में ही बैटल और वॉरफेयर नहीं हुई, आर्यंस वर्सेस आर्यंस के बीच में ही बैटल हुआ है। हम बाद में पढ़ेंगे बैटल ऑफ 10 किंग्स, वो आर्यंस के बीच में ही था, अमंग द आर्यंस ही था। तो इसमें कुछ आर्यंस ने आपकी नॉन आर्यंस जो ट्राइबल ग्रुप से उनकी हेल्प सॉलिसिट की, उनके साथ अलायंस भी बनाई है। तो इनका बोलना है कि आपका 2 कैंप्स में ऐसे डिवाइड कर देना कि आर्यंस वर्सेस नॉन आर्यंस, और आर्यंस को इन्वेडर्स बता देना, दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। फोर्थ आर्ग्यूमेंट जो है वो है हिंदू नेशनलिस्ट का। फोर्थ आर्ग्यूमेंट देते हैं आपके हिंदू नेशनलिस्ट। आपके हिंदू नेशनलिस्ट ये बोलते हैं कि आर्यंस का माइग्रेशन और इन्वेजन नहीं हुआ है। आर्यंस जो थे वो आपके इंडिजिनस और लोकल्स हैं इंडिया के ही। दे आर द इंडिजिनस इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडिया, इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इनका कोई माइग्रेशन नहीं हुआ है। हिंदू धर्म की स्थापना करना ये सदियों से चला आ रहा है, तो इसको हम इस बेसिस पे स्टडी नहीं कर सकते। ये आर्गुमेंट में कहीं ना कहीं एक फैलेसी है।
ये बोलते हैं कि इंडियंस जो आर्यंस थे दे वर नॉट इन्वेडर्स। फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे कि जब हम हड़प्पन कल्चर पढ़ रहे थे, स्पेशली रिलीजन का पढ़ रहे थे, तो हमने देखा कि कहीं ना कहीं जो हड़प्पन्स की रिलीजियस प्रैक्टिसेस थी और जो वैदिक प्रैक्टिसेस थी उनके बीच में एक कंटिन्यूटी थी, एक कनेक्ट था, एक लिंकेज थी। जैसे हमने पढ़ा कि जो हड़प्पा में आपकी प्रोटो शिवा की सील मिली है, पशुपति महादेव की सील मिली है, जबकि जो महादेव को पूजा जाता है हिंदू धर्म में, आपका जो वैदिक सोसाइटी है ऋग्वेदा में महादेव को रुद्र बोला गया है। हमने देखा कि रुद्राक्ष वर्ड आया रुद्र से, रुद्र बोला गॉड ऑफ एनिमल्स, फिर रुद्र का फर्दर इवोल्यूशन होता है लेटर वैदिक सोसाइटी में, तो शिवा का ओरिजिन होता है, शिवा की मल्टीपल फीचर्स हैं। तो ये कनेक्ट जो है आपका फ्रॉम पशुपति महादेव सील जो हड़प्पा में पाई गई है टू रुद्र टू शिवा, तो ये जो रिलीजियस कनेक्ट है ये बोलते हैं कि जो हड़प्पन्स थे देवर द अर्ली वैदिक आर्यंस, वो कुछ अलग अलग लोग नहीं थे, देवर वैदिक आर्यंस ओनली। साथ साथ हम देखेंगे कि हड़प्पन्स भी फायर वर्शिप करते थे और बाद में अग्नि जो है, स्पेशली आप जो अग्नि कुंड होता है वो आपका जो फायर एक मेजर कोड रहा आपका ऋग वैदिक सोसाइटी में। हम देखते हैं कि यज्ञ जो थे, जो यज्ञ होते थे, बड़े बड़े हवन होते थे, उसमें फायर एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट रहा। साथ साथ हम ये देखेंगे कि आपका जो हड़प्पन्स थे वो फैलस वर्शिप करते थे, फैलस वर्शिप मतलब लिंग की पूजा करते थे, और बाद में जो है हिंदू रिलीजन में शिवलिंग का एक मेजर जो है रिलीजियस उसका कॉनोटेशन है, रिलीजियस इंटरप्रिटेशन है लिंगा को। हम देखते हैं अलग अलग ज्योतिर्लिंग है इंडिया में, केदारनाथ से लेके तुंगनाथ से लेके आपका बद्रीनाथ, तो इंडिया में भी वो आपका वैदिक सोसाइटी में भी वर्शिप हो रही है। तो साथ साथ हमने देखा कि आपके हड़प्पन्स एम्युलेट्स ताबीज को पहनते थे, तो ताबीज के थ्रू जो आपके गोस्ट और इविल फोर्सेस है उनको दूर रखते थे, बुरी नजर को दूर रखते थे। सेम चीज का जिक्र आपका अथर्ववेद में भी किया गया। तो ये बोलते हैं कि हिंदूज काफी टाइम से ही दे वर द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स, तो हिंदू रिलीजन का ओरिजिन इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही हुआ है। इस थियरी के काफी काउंटर आर्गुमेंट हैं कि अगर ऐसे ओरिजिन हुआ है तो हड़प्पन्स तो अपने पीक पे थे, हमने देखा लेवल ऑफ एडवांसमेंट बहुत हाई था, जबकि हम वैदिक सोसाइटी पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि लेवल ऑफ एडवांसमेंट, लेवल ऑफ मटेरियलिज्म बहुत लो है। वो पेस्टोरलिज्म प्रैक्टिस करेंगे, वहां पे छोटे छोटे विलेजेस होंगे, यहाँ पे तो बड़ी बड़ी सिटीज थी। तो ये जो हड़प्पा और ऋग्वैदिक पीरियड में ये जो डिस्कनेक्ट है ये कैसे आया फिर? तो ये अलग अलग आर्ग्यूमेंट से इस थियरी को काउंटर करने के लिए हमने 4 आर्ग्यूमेंट पढ़ चुके हैं। अब हम रुक करते हैं जीएस घुरे का क्या क्रिटिसिज्म रहा। जीएस घुरे बोलते हैं इन्होंने दी ऑक्यूपेशनल थियरी ऑफ कास्ट। जीएस घुरे बोलते हैं जो कि कास्ट का जो ओरिजिन है वो रेस बेस्ड ओरिजिन नहीं है, जो कि आपके आर्यन इन्वेजन थियरिस्ट और हर्बर्ट रिस्ले ने जो प्रोपगेट किया, जो प्रोपाउंड किया, ये बोलते हैं कि कास्ट का जो ओरिजिन है वो आपका है आपका क्रिस्टलाइजेशन। कास्ट मींस क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ऑक्यूपेशनल डिफरेंसेस। तो घोरे बोलते हैं कि जो ऑक्यूपेशनल डिफरेंसेस थे लोगों के बीच में, डिफरेंट लोग डिफरेंट टाइप का ऑक्यूपेशन प्रैक्टिस करते थे। तो स्टार्टिंग में ये जो था किस टाइप का ऑक्यूपेशन प्रैक्टिस करना था, ये आपके एप्टीट्यूड, एबिलिटी, मेरिट और टैलेंट पे डिपेंड करता था। तो आप किसी भी टाइप का ऑक्यूपेशन अपनी चॉइस के हिसाब से प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब वैदिक सोसाइटी की स्टार्टिंग हुई थी
ओरिजिन ऑफ वैदिक कल्चर के दौरान। स्पेशली ऋग्वेदा के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं, उस टाइम पे आप डिफरेंट डिफरेंट ऑक्यूपेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं, एंड दीज ऑक्यूपेशंस आप अपनी चॉइस से, मतलब ये आप वॉलंटरी हो तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आप पे किसी भी चीज का दबाव नहीं है कि आपको पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन ही प्रैक्टिस करना है। घुरे बोलते हैं कि ये जब डिफरेंसेस थे, ये जब क्रिस्टलाइज हो गए आपके, तो आपका जो है कास्ट सिस्टम का ओरिजिन हुआ। ये जो ऑक्यूपेशनल डिफरेंसेस है, इनको इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया सोसाइटी में। इंस्टीट्यूशनलाइज का मतलब क्या है? एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाया गया जिसको हम बोलते हैं कास्ट, जिसके बेसिस पे ये जो डिफरेंसेस थे, ये आपके डिफरेंसेस नहीं रहे, इनको आपने फिक्स कर दिया। ये बोलते हैं कि जो आपकी रूलिंग क्लास थी, क्षत्रियास और वॉरियर्स और ब्राह्मण्स जो थे, उस टाइम पे ऋग्वेदिक टाइम पे 16 डिफरेंट टाइप्स और 16 डिफरेंट क्लासेस थी प्रीस्ट की। 16 डिफरेंट क्लासेस ऑफ प्रीस्ट, अलग 16 डिफरेंट कैटेगरीज थी प्रीस्ट की। उसमें से एक कैटेगरी आपकी ब्राह्मण्स की थी। तो ब्राह्मण्स ने क्या है, आपका कास्ट सिस्टम को जस्टिफाई किया। उन्होंने अलग अलग आइडियोलॉजी प्रोपगेट की, जिसको बोलते हैं कास्ट आइडियोलॉजी। उन्होंने अलग अलग स्क्रिप्चर्स लिखे। बी आर अम्बेडकर बोलते हैं ये जो स्क्रिप्चर्स लिखे, जो धर्मशास्त्रास थे, धर्मशास्त्रास, मनुस्मृति लिखी गई, इनके बेसिस पे ब्राह्मण्स ने कास्ट का जस्टिफिकेशन किया, कास्ट को सोसाइटी में इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया। आपकी जो कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी थी, इसी से आपकी हिरार्की आई है। इसका मतलब क्या है? ये उन्होंने बोलते हैं कि ये जो स्क्रिप्चर्स लिखे, इनसे इन्होंने ऐसे आइडियाज दिए, ऐसे आर्ग्यूमेंट्स दिए, स्पेशली गॉड बेस्ड आर्ग्यूमेंट्स दिए, जिसकी वजह से डिफरेंट टाइप के जो अलग अलग क्लासेस थी, उन्होंने इस कास्ट को एज ए इंस्टीट्यूशन अपना अडॉप्ट कर लिया। उसमें शूद्राज भी शामिल थे। तो ये जो आइडियोलॉजी और स्क्रिप्चर्स थे, इन्होंने इसको लेजिटिमाइज कर दिया गया, कास्ट को एज ए इंस्टीट्यूशन को। तो इनिशियली तो ये चॉइस बेस्ड था, लेकिन जैसे ही ब्राह्मण्स ने, जो कि एक क्लास थी प्रीस्ट की, अपनी मोनोपोली जमाई, उन्होंने अलग अलग आइडियोलॉजी और स्क्रिप्चर्स लिखे, मनुस्मृति लिखी, जिसमें उन्होंने बोला कि आपका जो एबिलिटी है और टैलेंट है, वो क्राइटेरिया नहीं है आपका डिफरेंट ऑक्यूपेशन प्रैक्टिस करने का। तो ऐसा नहीं है कि किंग का बेटा ही किंग बनेगा, ब्राह्मण की जो फैमिली से ही ब्राह्मण आएंगे। पहले कोई भी ब्राह्मण हो सकता था जब आपकी मैरिट थी। आपका ब्राह्मण वही था उस टाइम पे जिसपे स्पिरिचुअल नॉलेज हो, हमने ऋषिज के बारे में पढ़ा, जिसका इंटेलेक्चुअल एक्यूमेन हो, जिसपे लार्ज विजडम हो, जिसमें इंटेलेक्चुअल एबिलिटी और कैपेबिलिटी हो, वही ब्राह्मण बन सकता है। साथ के साथ हम देखेंगे ऋग्वेदा में वही किंग बन सकता था जिसमें कुछ ना कुछ वारफेयर बेस्ड कैपेबिलिटी हो, ठीक है, ब्रेवरी हो, करेज हो, ऑनर हो, जिसको रूल करना आता हो। तो आपकी टैलेंट और एबिलिटी मेजर फैक्टर था ऋग्वेदिक पीरियड में, ना कि आपका बर्थ। किस कास्ट में आपका बर्थ हो रहा है उसके बेसिस पे आपको ऑक्यूपेशन नहीं करना, आपके टैलेंट के बेसिस पे करना है। तो इन्होंने बोला कि ब्राह्मण का बेटा ही ब्राह्मण बने, जो किंग का बेटा है वो ही किंग बने। तो इन्होंने कास्ट को एज ए इंस्टीट्यूशन प्रोपेट किया, ताकि जो पावर है वो अपनी पावर, प्रिविलेजेस, जितने राइट्स है वो अपने के अपने ही लीनिएज में सिमट जाए। तो ये बोलते हैं कि ऑक्यूपेशनल थ्योरी ऑफ कास्ट थी। इसको हम एक और चीज से जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। ऋग्वेदा में जब वर्णा था, कास्ट सिस्टम का ओरिजिन नहीं हुआ था, मेरिट बेस्ड आपका था सिस्टम। ऋग्वेदा में एक हिम्न है, ऋग्वेदा में अलग अलग भजन लिखे गए हैं जो कि डिफरेंट गॉड्स को डेडिकेटेड है।
ये जो हिम्स लिखे गए उसमें से एक हिम्न ऐसा है कि एक ही फैमिली के 3 अलग अलग मेंबर्स 3 अलग अलग ऑक्यूपेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे क्या एक फैमिली का मेंबर ही वही ऑक्यूपेशन प्रैक्टिस कर सकता है कास्ट में। तो इसका मतलब क्या है, उस टाइम पे कास्ट ओरिजिन नहीं हुआ था। तो धीरे धीरे करके जो डिफरेंसेस थे, ऑक्यूपेशन थे, ये क्रिस्टलाइज करने लग गए, तो आपका कास्ट बेस्ड आपका सिस्टम का ओरिजिन हुआ। तो उन्होंने बोला रेस बेस्ड नहीं है, रेस बेस्ड नहीं है, ऐसा नहीं है कि आर्यंस ने अलग वो प्रैक्टिस किया उसके बेसिस पे नहीं है, आपका ऑक्यूपेशन बेस्ड डिफरेंसेस क्रिस्टलाइज हुए, उसी के बेसिस पे आपका कास्ट का ओरिजिन हुआ है। अब हम ये पढ़ने की कोशिश करते हैं कि जो आर्यंस थे वो अगर माइग्रेट कर रहे हैं डिफरेंट रीजन से, हम क्या कर रहे हैं कि हमने डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, हम डिफरेंट थियरीज, हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, डिफरेंट थियरीज, डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स देख रहे हैं। जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री इज नॉट एन एब्सोल्यूट रियलिटी। हिस्ट्री को आप 100% ट्रुथ लेके नहीं चल सकते, क्योंकि 5-6 हजार साल पहले क्या हुआ है आप तो उस टाइम पे ऑब्जर्वर नहीं थे, आप नहीं देख सकते कि उस सोसाइटी में हो क्या रहा है। तो इसीलिए अलग अलग एविडेंसेस के बेसिस पे अलग अलग थियरिस्ट अपनी अलग अलग थियरीज प्रोपाउंड करते हैं, प्रोपेगेट करते हैं, अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स देते हैं। कुछ आर्ग्यूमेंट थे, कुछ आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, कुछ थियरीज होती हैं जो बड़ी लॉजिकल होती हैं, जिनके आर्ग्यूमेंट्स बहुत ही डोमिनेंट रहते हैं। तो वो जो थियरीज है वो उसको कहीं ना कहीं आपका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में अपना लिया जाता है, लेकिन उस आर्ग्यूमेंट में भी कुछ ना कुछ क्रिटिसिज्म रहेगा उन थियरीज का, कुछ ना कुछ थियरीज में लूप होल्स होंगे। तो उनको काउंटर करने के लिए दूसरा जो स्कॉलर होगा, हिस्टोरियन होगा, अपनी अलग थियरी देगा। इसलिए हमने देखा कि जो उनका प्रोपेगेंडा चलाने के लिए थे ब्रिटिशर्स ने अपनी अलग थियरी दी, उसको काउंटर करने के लिए इंडियन नेशनलिस्ट और घुरे ने अपनी अलग थियरी दी। तो 100% रियलिटी के साथ तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि आर्यंस जो थे, आर्यंस जो माइग्रेट होके आ रहे हैं, तो उन्होंने जब उनका माइग्रेशन हुआ होगा तो उन्होंने डिफरेंट कल्चर्स को, ये डिफरेंट सोसाइटीज है, डिफरेंट कल्चर्स को ऑन द वे इनकाउंटर किया होगा, और लास्ट में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में उन्होंने दासाज और दाशूज को इनकाउंटर किया। तो वो आर्यंस इतने लार्ज स्केल पे वॉरफेयर बेस्ड वॉर्स कैसे जीती, उनके पास ऐसा क्या खूबियां थी जिसकी वजह से आर्यंस अपनी वॉर्स जीत पाए। क्योंकि रास्ते में भी ये जो अलग अलग कल्चर आ रहा है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ मूव कर रहे हैं, तो बीच में भी अलग अलग कम्युनिटीज आएंगी, कम्युनिटी 1, कम्युनिटी 2, कम्युनिटी 3। ये अपनी कैटल को लेके आ रहे हैं। हमने देखा जब आसामीज और आपका बांग्लादेशीज के बीच में जो आपका जो कन्फ्लिक्ट आ रहा था, जो इनहैबिटेंट्स और माइग्रेंट्स के बीच में आसामीज मूवमेंट का स्टार्ट हुआ, वो भी रिसोर्स के लेके आपका स्टार्ट हुआ। जब यहाँ के जो लोकल रिसोर्सेज हैं, जो ग्रास है, ये अपनी कैटल को आर्यंस लेके आ रहे हैं, तो यहाँ के आपकी वो ग्रास को ग्रेजिंग करेंगे, तो आपके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर देंगे जो लोकल कम्युनिटीज के। तो कहीं ना कहीं आर्यंस को इनको हराना पड़ेगा, फिर इनको हराना पड़ेगा, फिर इनको हराना पड़ेगा, लास्ट में जाके इनको हराना पड़ेगा, क्योंकि कंफ्लिक्ट होगा रिसोर्सेज को लेके। लेकिन ऐसी क्या खूबियां थी आर्यंस में कि दे इमर्ज्ड एज विनर्स। विनर्स क्यों रहे वो? अगर आपको वॉर जीतनी है तो आप में 3-4 खूबियां होनी चाहिए, 3-4 अलग अलग स्किल्स के बेसिस पे वॉर जीती जाती है। एक तो आपकी लीडरशिप कैपेबिलिटीज कैसी है, सेकंड किस टाइप की स्ट्रेटेजीज यूज करते हैं, आपकी डिप्लोमेसी कैसी है, किस टाइप की आप अलायंसेज बनाते हैं। हम देखेंगे जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे, बिस्मार्क के बारे में पढ़ेंगे, ही वाज अ ग्रेट डिप्लोमेट, ठीक है। तो
स्पेशली फिर हम देखेंगे कि अपने सरदार जो वल्लभ भाई पटेल जी हैं, ग्रेट लीडर, तो उनको भी एक आयरन मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है, लौह पुरुष बोला जाता है, बिकॉज ही इंटीग्रेटेड द प्रिंसली स्टेट्स इन द इंडियन नेशन। तो डिप्लोमेसी भी चाहिए होगी। थर्ड आपकी टेक्नोलॉजी चाहिए होती है। टेक्नोलॉजी मतलब सुपीरियर रिसोर्सेज, सुपीरियर इक्विपमेंट, सुपीरियर आपका जो वेपन्स वो किसके पास है। तो थियरियंस ये बोलते हैं कि आर्यंस जो थे वो आर्यंस की हॉर्स सेंट्रिक सोसाइटी थी। हम इसको कंपेयर करेंगे हड़प्पन से। हमने देखा हड़प्पन में तो हॉर्स का यूज ही नहीं था, हड़प्पन हॉर्स का यूज ही नहीं करते थे। हम लास्ट में 3 कंपैरिजन करेंगे, हड़प्पन सोसाइटी का, ऋग्वैदिक सोसाइटी का और फिर लेटर वैदिक सोसाइटी का। तो जो हॉर्स है, आर्यंस एक हॉर्स बेस्ड सोसाइटी थी। तो हॉर्स कुछ डिस्टिंक्ट एडवांटेज देता है आपको वारफेयर में। एक तो हॉर्स आपको स्पीड और स्विफ्टनेस देगा। ये जो स्पीड और स्विफ्टनेस है ये आपकी एक डिस्टिंक्ट एडवांटेज देती है व्हेन इट कम्स टू बैटल, व्हेन इट कम्स टू वारफेयर। दूसरा, हॉर्स आपको हाइट भी देगा। एक हाइट पे बैठ के जब आप फुट सोल्जर से, एक इन्फेंट्री से आप फाइट करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी एडवांटेज हाइट की भी रहेगी। तीसरा, अगर हॉर्समैन स्किल्स के साथ अगर स्वॉर्ड स्किल्स भी अच्छी हो जाए, आपकी तलवारबाजी भी अच्छी हो, तो दैट इज एन एडिशनल एडवांटेज। तो हम देखते हैं कि बाद में स्पेशली आपका जो ब्रिटिश हिस्ट्री है उसमें नाइट करके एक टर्म आती है, नाइट। तो नाइट क्या था? ही वॉज द ब्रेव वॉरियर, घुड़सवार होता था जो इन तीनों स्किल्स का यूज करके आपको दूसरों को हरा देता था, नाइट। साथ साथ हम देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी ने भी लार्ज स्केल पे कैवेलरी का यूज हुआ। तो कैवेलरी आपकी जो मिलिट्री की डिफरेंट आर्म्स है उसमें से एक आर्म होती है इन्फेंट्री, फुट सोल्जर्स। कैवेलरी आपका हॉर्स बेस्ड आपके वॉरियर्स। तो इनकी सैलरी कहीं ना कहीं आपकी इन्फेंट्री से ज्यादा रहती है, आपकी कैवेलरी की, बिकॉज दे पोजेस सुपीरियर स्किल्स। तो जब ये आपके पास स्किल्स होंगी तो आपको डिस्टिंक्ट एडवांटेज मिलेगी। तो इसीलिए आपका आर्यंस विनर रहे। प्लस हम देखेंगे कि आर्यंस जो थे वॉरफेयर में चैरियट्स का भी यूज करते थे, रथ का भी यूज करते थे। हिंदू सोसाइटी में चैरियट का बड़ा ही प्रोमिनेंट डिपिक्शन किया गया है। तो आर्यंस हम देखेंगे कि आप मल्टीपल टीवी सीरीज देखते हैं, महाभारत और रामायण, जिसमें हम देखते हैं कि जो आपकी वॉरफेयर थी वो हमेशा चैरियट बेस्ड रही है। तो यहां से उनको डिस्टिंक्ट एडवांटेज मिली आर्यंस को। लेकिन स्कॉलर्स ने ये कैसे जाना कि हॉर्स सेंट्रिक सोसाइटी थी? इसका कुछ ना कुछ एविडेंस बेस्ड ही हम बोलेंगे, तभी हम ये एक इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, ये कंक्लूजन कर सकते हैं कि ये हॉर्स सेंट्रिक सोसाइटी रही होगी। तो इसके पीछे रीजनिंग कहां से आई? तो ये जो रीजन था आपका सेंट्रल एशिया और सदर्न रशिया का, सेंट्रल एशिया के ऊपर सदर्न रशिया हो गया, यहाँ पे आपके यूराल माउंटेन्स, ये आपको जो रशिया है उसको बाकी रेस्ट ऑफ द यूरोप से सेपरेट करते हैं। तो ये जो रीजन है इसमें हॉर्स की लार्ज स्केल पे बोन्स मिली है, लार्ज स्केल पे बोन्स मिली है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? जब इन बोन्स की कार्बन डेटिंग की गई तो ये जो कार्बन डेटिंग से हमने ये पीरियड निकाला है कि ये किस पीरियड को बिलोंग करती है। तो दे बिलोंग टू द सिमिलर पीरियड आपका 1500 BC से पहले का। तो यहां से ये तो डिडक्ट कर लिया कि हॉर्स सेंट्रिक सोसाइटी रही होगी। प्लस हम ये देख रहे हैं कि जब ये मूवमेंट हो रहा है आर्यंस का सेंट्रल एशिया से, तो हमने जब देखा कि ये इंडिया मान लो, ये इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर मान लो, ये पाकिस्तान अफगानिस्तान, ये आपका ताजिकिस्तान हो गया। तो ऐसे उनकी मूवमेंट हो रही है, इस बात के लोग वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पहुंचेंगे। इंडियन सब कॉन्टिनेंट मतलब जब ये जो है, जो आपका पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर है, ये आपका डिपिक्ट करता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट को।
सो यहां जो बॉर्डर है यहां पे लाई करती है आपकी हिंदू कुश रेंज, हिंदू कुश माउंटेन्स लाई करते हैं। तो ये पूरा का पूरा माउंटेनियस रीजन है। तो आपको हिंदू कुश क्रॉस करना पड़ेगा, तब जाके आप इंडियन सबकॉन्टिनेंट, तब जाके आप पाकिस्तान में एंटर कर सकते हैं। तो ये जो इनका पाथ था, यहां पे भी आपको अफगानिस्तान और आपका सेंट्रल एशिया में ये जो बॉर्डर है, यहां पे आपको हॉर्स की बोन्स मिली है। साथ साथ ये जो रीजन है यहां पे स्वात वैली है, ये जो माउंटेनियस रीजन है यहां पे स्वात वैली है। यही रीजन है जहां पे आपके जो तालिबान है, जो तालिबानी टेररिस्ट है, उनको सेंचुरी दी गई है बाय पाकिस्तानी आर्मी, बाय द आईएसआई। आप देखेंगे इनिशियली जो आपका ओसामा था वो भी इसी रीजन में कहीं ना कहीं उसने सेंचुरी ली, बाद में उसको अबोताबाद से पकड़ा गया। तो आपका जो स्वैत वाली है इसमें भी लार्ज स्केल पे हॉर्स की रिमेन्स, हॉर्स की बोन्स मिली है, स्वात वैली से भी। सी आपको क्या है, स्वात वैली जो है ये आपका प्रीलिम्स 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था, स्वात वैली की लोकेशन पूछी गई थी। तो आपको अलग से ज्योग्राफी में लोकेशन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तब जब आप इंटरकनेक्ट करके चलेंगे सभी टॉपिक्स को। यहां पे हम इंटरकनेक्ट कर रहे हैं, स्वात वैली में भी बोन्स मिले, तो ये जो पाथ फॉलो कर रहे हैं इसके अलोंग भी हॉर्स रिमेन्स यूज आपके मिले हैं। तो यहां से हमने देख लिया हॉर्स सेंट्रिक सोसाइटी थी, और यहां पे आते आते उन्होंने वारफेयर किया होगा, तो वारफेयर में आपका हॉर्स का यूज हुआ है। तो इन एविडेंसेस के बेसिस पे हम लिंक करके हम देखेंगे कि कैसे क्या कंसेप्ट्स बन रहे हैं। हमें कुछ भी मेमोराइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी क्रैम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब हम सारे टॉपिक्स को इंटरलिंक करके चलेंगे, इंटरकनेक्ट करके चलेंगे। और जब आप इंटरकनेक्ट करके चलते हैं, तो जब आप मेंस में अपना आंसर लिखते हैं तो उसको आपको बड़ी एडिड एडवांटेज मिलती है, आप क्योंकि आप मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हैं, मल्टीपल एनालिसिस करते हैं, मल्टीपल डायमेंशंस में आपका कंप्रेहेंसिव आंसर हो सकता है, विच विल डिफर फ्रॉम अदर एस्पिरेंट्स। तो ये आपको एक एडवांटेज देगा, जिसकी वजह से आपका मेंस में मार्क्स अच्छे आएंगे। तो हमने आर्यंस कैसे कब इंडियन सबकॉन्टिनेंट में एंटर किए, क्या प्रोसेस रहा उसके बीच में, उसको हमने डिटेल में स्टडी किया है। अब हम स्टडी करते हैं कि आर्यंस इंडिया में एंटर कर गए हैं। तो आर्यंस इंडिया में जब एंटर करेंगे तो वो किस रीजन में सेटल होंगे। सी वो जैसे ही हिंदू कुश को क्रॉस करते हैं, दे एंटर इनटू पाकिस्तान, द मॉडर्न पाकिस्तान। उस टाइम पे पाकिस्तान नहीं था, तो वो सेटल होते हैं इंडस के आसपास, इंडस वैली को बेस बना के, इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज को बेस बना के। ठीक है, इंडस एक रिवर हो गई, फिर ट्रिब्यूटरीज उसकी 5 है। कौन कौन सी 5 है? झेलम, चेनाब, रवि, बियास और सतलुज। ठीक है, 1 + 5 और प्लस ये जो जिसको होमलैंड बनाएंगे, आपके जो आर्यन सेंटर करेंगे, यहीं पे आपकी एक अनदर रिवर है जिसको बोलते हैं सरस्वती। कुछ हिस्टोरियंस बोलते हैं कि सरस्वती एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती, इट्स अ मिथिकल रिवर। मिथिकल रिवर है जो कि आपके लीजेंड और इपिक्स में ही लिखी गई है, लेकिन जियोलॉजिस्ट ने इसको काउंटर करके बोला कि जो सरस्वती है वो लाई करती है, पर वो कहीं ना कहीं ड्राई अप हो चुकी है। तो जो सरस्वती का जो पाथ है, वो ये बोलते हैं कि जो आपका घाघर रिवर है, हरियाणा में घाघर रिवर है, और इसका घाघर रिवर का एक्सटेंशन है राजस्थान में हकरा कैनाल। तो घाघर हकरा जो ये जो है चैनल, रिवर चैनल है, यही आपका सरस्वती रिवर को रिप्रेजेंट करता है। इसमें हिस्टोरियंस ने बोला कि पॉसिबिलिटी ये है कि सरस्वती जो आप बोल रहे हैं घाघर हकरा कैनाल को के सेम वही रिवर है। ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि ये आपकी रिवर हो हेलमंड रिवर। हेलमंड रिवर आपकी लाई करती है अफगानिस्तान में।
लेकिन ये लिंकेज उन्होंने कैसे बनाया हिस्टोरियंस ने कि ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। वो बोलते हैं कि ये जो मेंशन है आपका, ये सातों रिवर्स का, ये ऋग्वेदा में मेंशन्ड है। फिर साथ के साथ हम देखेंगे जो ऋग्वेदा क्या है, ओल्डेस्ट इंडियन टेक्स्ट है। ये बोलते हैं ऐसी ही एक टेक्स्ट है अवेस्ता करके। अवेस्ता क्या है, ओल्डेस्ट ईरानियन टेक्स्ट है। तो ये बोलते हैं कि अवेस्ता और ऋग्वेदा जो है ये एक दूसरे कंटेम्परेरी है, समकालीन है, सेम टाइम पीरियड को बिलोंग करते हैं। तो अवेस्ता में एक ऐसी रिवर का मेंशन है जिसको बोला गया, अवेस्ता में जो मेंशन किया गया वो टर्म है हरखवती। हरखवती, तो ये बोलते हैं जो सरस्वती जो वर्ड है ये इसका यहीं से आया है, हरखवती से। और जिस हिसाब से अवेस्ता में हरखवती रिवर की डिपिक्शन है ये आपकी हेलमंड रिवर को रिजेंबल करता है। लेकिन हम कहीं ना कहीं सरस्वती को गागर और हाखर कैनाल से ही लिंक करेंगे। सरस्वती को नदी तरना भी बोला जाता था, नदी तरना, द प्योर रिवर, द ग्रेट रिवर। तो हमने देखा कि टोटल 7 रिवर हो गई। तो जो आर्यन सेटल किए जिन्होंने आर्यंस का जो सेटलमेंट हुआ वो इस रीजन में हुआ जिसको बोलते हैं लैंड ऑफ 7 रिवर्स। तो इसको क्या बोलते हैं, सप्त सिंधु रीजन भी बोलते हैं, सप्त सिंधु रीजन, जहां पे आर्यंस ओरिजिनली सेटल हुए जब वो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में आए। अब लास्ट हम एक और टर्म देखने की कोशिश करते हैं, और इसके बाद हम जो एडवेंट है, जो एडवेंट ऑफ द आर्यंस रहा इंडिया में, कैसे आर्यंस की एंट्री हुई इंडिया में, और यही आपका इंट्रोडक्शन है आपका ऋग्वेदिक सोसाइटी का। तो इसके बाद हम ये जो है इस क्लास को कंक्लूड करेंगे। उसके बाद हम फर्दर ऋग्वेदिक सोसाइटी, इकोनॉमी, रिलीजन के बारे में हम उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो जो ऋग्वेदा है उसमें विवरण किया गया है, एक टर्म यूज की है, वो हुई है त्रास दाशु। ये दो वर्ड्स का अमालगमेशन है, एक है त्रास, एक है दाशु। इसका मतलब होता है स्लॉटरर ऑफ दाशूज। तो कहीं ना कहीं आपकी आर्यन इन्वेजन थियरी को कहीं ना कहीं लिंकेज तो है ही। आपके ऋग्वेदा में भी जब त्रास दाशु वर्ड का मेंशन है, हमने देखा कि हम टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करके सोसाइटल कंटेक्स्ट पढ़ेंगे। तो इससे हम ये देख सकते हैं कि कुछ बैटल हुआ होगा जिसमें दाशूज हैं जो लोकल इनहेबिटेंट्स थे, उनका लार्ज स्केल पे मैसेकर हुआ है, लार्ज स्केल पे स्लॉटर हुआ, उनका लार्ज स्केल पे उनका जेनोसाइड हुआ है। तो इसका मतलब जो थे जिन्होंने जेनोसाइड किया आर्यंस, they were extremely hard on these people। साथ साथ हम ये देखेंगे कि जो दासूस के साथ जो दूसरा इनहेबिटेंट थे, दूसरा लोकल ग्रुप था जो कि दासास थे, उनका इतने लार्ज स्केल पे आपका स्लॉटर नहीं हुआ है। उसमें बोला जाता कि आर्यंस दे वर सॉफ्ट ऑन दासूस, सॉफ्ट कॉर्नर था आर्यंस का दासूस पे। लेकिन ऐसा क्यों हुआ होगा, इसके पीछे क्या पॉसिबिलिटी है, इसके पीछे रैशनैलिटी और रीजन क्या है। जो अवेस्ता हमने देखा ईरानियन टेक्स्ट है, अवेस्ता अभी जस्ट देखा ईरानियन टेक्स्ट है, उसमें भी दासाज का विवरण किया गया है, दासाज जो वर्ड है उसका मेंशन किया गया है, ये जो ग्रुप है इसको मेंशन किया गया है। तो यहां से हिस्टोरियंस ने ये बोला कि जब आर्यंस माइग्रेट कर रहे थे
तो ये जो मल्टीपल पास उन्होंने अपनाए होंगे माइग्रेट करते करते, ये माइग्रेट कर मल्टीपल पास के थ्रू वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आए हैं। तो उन्होंने बोला कि साथ साथ हमने देखा कि अलग अलग वेव्स में भी आए हैं। पहले कोई ट्राइबल ग्रुप आ गए, उसके बाद अलग ट्राइबल ग्रुप आया होगा आर्यंस का, मल्टीपल ट्राइबल। सी आर्यंस वर एक जो काउंटर रेस थ्योरी का हम ऐसे भी कर सकते हैं, आर्यन एक कल्चरल कम्युनिटी तो रही होगी, लेकिन आर्यंस क्या पता एक सिमिलर रेस सिमिलर इथनिसिटी को नहीं बिलोंग करते हो। इसका रीजन ये है कि स्कॉलर्स बोलते हैं ये जो रीजन है आपका सेंट्रल एशिया और सदर्न रशिया का, ये बड़ा वास्ट रीजन था, बड़े बड़े ग्रासलैंड्स थे। तो इसमें अक्रॉस ए लार्ज एरिया आपके डिफरेंट डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप्स स्प्रेड थे, आपके मल्टीपल ट्राइबल ग्रुप स्प्रेड थे जो कि सबके सब आर्यन कल्चर को फॉलो करते हैं। जैसे हम देखेंगे बाद में जब हम पढ़ेंगे मिडिवल इंडिया, उसमें जो सेंट्रल एशिया में अलग अलग ट्राइबल ग्रुप्स थे, एक था मंगोल्स, एक थे आपके उज्बेक्स, एक थे आगे ताजिकिस, एक थे टर्क्स। तो ये अलग अलग ट्राइबल ग्रुप्स हैं, अलग अलग इथनिसिटी को बिलोंग करते हैं। तो सिमिलरली ऐसा हुआ होगा कि आर्यंस भी अलग अलग इथनिसिटी और रेस को भी बिलोंग करते हो, हालांकि उनका कल्चर सेम रहा हो। तो ये एक आपका रेस थ्योरी का काउंटर है। तो अलग अलग ट्राइबल ग्रुप्स जब आ रहे हैं, मल्टीपल वेव्स में अलग अलग ट्राइबल ग्रुप्स आ रहे हैं आर्यंस के इंडिया में, तो हिस्टोरियंस ये बोलते हैं कि आते आते वो पहले जो आपका ईरान है, ईरान का जो नॉर्थ ईस्ट पोर्शन है जिसको बोलते हैं तुरान, तुरान इज एडजेसेंट टू सेंट्रल एशिया। तो हिस्टोरियंस बोलते हैं कि पॉसिबिलिटी ये है कि एक रूट उन्होंने अलोंग द तुरान और ईरानियन रीजन लिया हो, और जैसे ही वो ईरान के अक्रॉस आएंगे तो जो लोकल ईरानियन कल्चर था, जो लोकल इनहेबिटेंट्स थे, उनके साथ इन्होंने कॉन्टेक्ट सेटअप किया। तो कॉन्टेक्ट सेटअप किया तो कुछ टाइम तक रुके होंगे, फिर दे वुड हैव माइग्रेटेड। हमने पहले देखा कि एक साथ माइग्रेशन कंटिन्यूस नहीं होता, वो मूव करते हैं, सेटल करते हैं, मूव करते हैं, सेटल करते हैं। तो जैसे वो ईरान में रुके, जो अर्ली ब्रांच थी आर्यंस की, जो अर्ली वेव हुई आर्यंस की, तो उन्होंने ईरानियंस के साथ अपना कॉन्टेक्ट सेटअप किया। तो ईरानियंस को तो पता होगा कि एक पॉसिबली एक ईरानियंस के, इसलिए अवेस्ता जो टेक्स्ट है इसमें दासा का वर्ड का मेंशन का मतलब यह है कि दासाज वर द प्रोबेबली द अर्ली आर्यंस, अर्ली ब्रांच ऑफ आर्यंस, अर्ली वेव ऑफ आर्यंस। मतलब आर्यन जो है उसी का एक ट्राइबल ग्रुप रहा होगा दासाज, वो पहले माइग्रेट कर गए होंगे। तो उसके बाद फिर 100 साल बाद या 200 साल बाद कोई दूसरा आर्यन ट्राइबल ग्रुप आया होगा इंडिया में माइग्रेट करके। तो इसलिए वो बोले जाते हैं कि दासाज दे वर द अर्ली आर्यंस। तो इसलिए जो लेटर आर्यंस थे उन्होंने दे वर सॉफ्ट, बिकॉज वो भी दासाज भी आर्यंस ही थे। ये एक आर्ग्यूमेंट है। लास्ट हम पढ़ते हैं बैटल ऑफ 10 किंग्स, और इसके साथ ये टॉपिक कंक्लूड करेंगे। बैटल ऑफ 10 किंग्स। जब हम रेशियल थियरी का काउंटर कर रहे थे, हमने बोला कि आर्यंस ने नॉन आर्यंस की हेल्प सॉलिसिट की अपने बैटल्स में, ताकि वो अपनी डोमिनेंस आजमा सके, डोमिनेंस अपनी एस्टेब्लिश कर सके। सी अभी हमने देखा कि आर्यंस जो थे they were divided into multiple tribal groups, multiple tribes, T1, T2, T3, T4, T5 ऐसे करके हम ले लेते हैं मल्टीपल ट्राइब्स में। तो एक वर्ड यूज किया गया है, वो है पंचजन। पंचजन। This indicates that the Aryans were probably divided into 5. See, पंच मतलब 5, जन मतलब ट्राइबल ग्रुप, 5 ट्राइबल ग्रुप्स, 5 अलग अलग ट्राइब्स में आपका आर्यंस का डिवीजन था। 5 से ज्यादा भी रहा होगा, लेकिन ये वर्ड का मेंशन है आपका स्पेशली, पंचजन, 5 ट्राइबल ग्रुप्स। तो इसमें पॉसिबिलिटी ये रही होगी कि ये जो 5 ट्राइबल ग्रुप हैं, उसमें से एक ट्राइबल ग्रुप अपनी डोमिनेंस
अपनी सुपीरियोरिटी एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेगा। ठीक है, बाकी ट्राइबल ग्रुप्स पे अपनी पावर और डोमिनेंस और सुपीरियोरिटी वो जमाना चाहेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, आपकी आर्यंस के बीच में एक इंट्रा फाइटिंग होगी, मतलब आर्यंस ही आपस में फाइट कर रहे हैं। तो हमने काउंटर किया था कि ऐसा नहीं है कि आप जो रेशियल थ्योरी ऑफ कास्ट से बोल रहे हैं कि आर्यंस का एक अलग कैंप था, नॉन आर्यंस का अलग कैंप था, तो आर्यंस ने नॉन आर्यंस पे इन्वेड कर दिया। वो भी था, आर्यंस ने नॉन आर्यंस पे भी किया, साथ साथ आपकी इंट्रा फाइटिंग भी हो रही है। तो आर्यंस के अमंग ही फाइटिंग हो रही है, आपकी इंट्रा फाइटिंग ऑफ आर्यंस। तो ये जो बैटल ऑफ 10 किंग्स क्या बोलता है कि इसमें क्या अलायंसेस बननी स्टार्ट होगी, अलायंसेस। उसमें से एक जो अलायंस थी वो थी आपकी भरत और त्रित्सु क्लैन को जो बिलोंग करते थे, भरत और त्रित्सु क्लैन के बीच में अलायंस थी। एक ये ट्राइबल ग्रुप्स हो गए। दूसरी अलायंस थी आपकी 5 आर्यन ट्राइब्स की, 5 अलग अलग आर्यन ट्राइबल हेड रहेंगे, आर्यन ट्राइबल चीफ्स रहेंगे, और 5 नॉन आर्यन ट्राइब्स की। तो ये अलायंस बन गई आपकी। तो यहां से 5 और 5 कितना हो गया, 10। तो इसलिए इसको बोला जाता है बैटल ऑफ 10 किंग्स। तो यहां पे ये जो इस अलायंस को जो लीड कर रहे थे भरत क्लैन के, जो आपके भरत क्लैन के जो राजा थे जिनको बोला जाता है सुदास, वो लीड कर रहे थे भरत क्लैन को। और जो इसमें क्या विक्टोरियस कौन इमर्ज हुए, आपके भरत जो है आपके सुदास है, ही इमर्ज विक्टोरियस। और इन्होंने ये जो अलायंस थी 5 आर्यन और 5 नॉन आर्यन ट्राइब्स की, उनको डिफीट कर दिया। ये जो बैटल था ये कहां पे फाइट हुआ था, ये जो बैटल है ये आपका जो परुशनी रिवर है, परुशनी रिवर, इसको अब कंटेम्प्रेरी टाइम से बोला जाता है रिवर। एंशिएंट टाइम्स आपका परुशनी रिवर को कंटेम्प्रेरी टाइम्स में रवि बोला जाता है, रावी रिवर, जो कि आपकी इंडस की ट्रिब्यूटरी है। तो ये जो बैटल हुआ था इस नदी के आपके बैंक्स पे हुआ था, इस नदी के किनारे हुआ था, परुशनी रिवर पे ये जो बैटल हुआ। अब इसमें सुदास इमर्ज विक्टोरियस। तो इसीलिए आपका जो है भारतवर्ष जो नाम रखा गया है, भारत जो इंडिया का नाम रखा गया है भारतवर्ष, ये आपका भारत क्लैन पे ही रखा गया है, क्योंकि इन्होंने आर्यन सोसाइटी की जो फाइनल जो अल्टीमेट स्थापना थी वो भारत क्लैन की लीडरशिप में ही आपकी हुई थी, इसलिए आपका भारतवर्ष इंडिया का नाम रखा गया है। ये जो अलायंस थी इसको कौन सपोर्ट कर रहे थे, इनको जो प्रीस्ट वशिष्ठ ने इस अलायंस को सपोर्ट किया। जो आपके जो प्रीस्ट होंगे वो आपके जो राजा हैं उनके बीच में एक बड़ी अच्छी बॉन्डिंग रहेगी। जो आपका प्रीस्ट होगा वो फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड होगा राजा को, वो आपके राजा को गाइड करेगा, एड करेगा। और ये कुछ ये जो आपके प्रीस्ट थे वारफेयर में भी पार्टिसिपेट करते हैं, ये भी वॉरियर्स भी थे, ब्राह्मण्स भी थे, प्रीस्ट भी थे साथ साथ। जो सुदास थे ये आपके ग्रैंड सन थे आपके दिवदास के। दिवदास का जो आपका जो पोता था वो था सुदास। तो सुदास वाज द ग्रैंड सन ऑफ देवदास। तो देवदास कौन थे, देवदास भी भारत क्लैन के राजा रहे। तो इनका बैटल हुआ था आपका सांभर के साथ, सांभरा किंग के साथ इनका बैटल हुआ था। सांभर जो थे आपके दासा क्लैन को रिप्रेजेंट करते, दासा ट्राइब्स को रिप्रेजेंट करते थे। तो एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टर्मिनोलॉजी हम पढ़ेंगे जिसको हम बोलेंगे फाइनली मलेचाज। मलेचाज कौन है, मलेचाज जो है वो बोला गया है आपका वैदिक स्क्रिप्चर्स में, दे आर नॉन वैदिक पीपल, जो कि वेदा को फॉलो नहीं करते। तो इट डिपिक्ट्स द नॉन आर्यंस द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स। तो वेदास को कैसे डिपिक्ट किया गया है आपका, वो मलेचास को बोलते हैं कि मलेचास देवर असुर्स,
वो राक्षस थे मलेचा, मलेचाज वर डेमन्स, मलेचाज वर बार्बराइज्ड पीपल, क्योंकि ये नॉन वैदिक थे, वैदिक कल्चर को फॉलो नहीं करते थे, देवर बार्बराइज्ड, देवर नॉन कल्चर्ड, नॉन सिविलाइज्ड पीपल, तो इनको राक्षस भी बोला गया है। तो विवरण ये है कि देवदासा ने आपके सांबर जो किंग था दासा क्लैन का, उसको हराया था। सांबर को असुर भी बोला जाता है, असुर किंग भी बोला जाता है। कि जो बैटल ऑफ 10 किंग्स है वो उतना ही इपिक है जैसे रामायण और महाभारत थी, क्योंकि बैटल ऑफ 10 किंग्स से ही आपका जो भारत है, भारतवर्ष की स्थापना की गई थी। तो उसको सेम कैटेगरी में कहीं ना कहीं महाभारत और रामायण वाली कैटेगरी में ही आपका बैटल ऑफ 10 किंग्स होना चाहिए। ये भी एक इपिक बैटल रहा है। यहां पे हम अपना जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था उसको कंक्लूड करते हैं। हमने वेरियस डायमेंशन से एक स्टोरी के थ्रू एक थ्रेड ऐसा व्यू करने की कोशिश की जिसकी वजह से हम मल्टीपल एनालिसिस करके अपना इंट्रोडक्शन और एडवेंट ऑफ द आर्यंस और उनका सब कॉन्टिनेंट में कैसे एस्टेब्लिश किया गया उसको पढ़ने की कोशिश की। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टडी अबाउट द रिलीजन, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी एंड सोसाइटी ऑफ द ऋग्वेदिक पीपल।